बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC is an equilateral triangle with O as its center. F1, F2, F3 represent three forces acting alongside AB, BC and AC respectively. If the total torque about O is 0, then find magnitude of F3. अब बच्चों टोटल टॉक अबाउट O0 बोला, ये सबसे बड़ा अपने लिए हिंट है। बच्चों ध्यान बोल रहे हैं एग्जैक्टली। अब बच्चों सोच के देखिए कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल। क्या बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अपन कह सकते हैं कि O से अगर मैं AC वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, इसका डिस्टेंस थोड़ी देर के लिए मैं L लिख देता हूं, तो बच्चों ये है, इसका भी सेम टू सेम L ही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका भी कितना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस L ही होगा, बिकॉज ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। अब बच्चों सोच के देखिए, अब मैं निकाल रहा हूं टॉक अबाउट O जिसका आंसर 0 आना चाहिए, बिकॉज 0 बोला गया है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या, बिकॉज ऑफ F3 फोर्स कितना आएगा, L F3 क्लॉकवाइज आएगा और माइनस में आएगा, तो लिख सकता हूं माइनस F3 इंटू L बिकॉज ऑफ F2। सर ये L हो गया और F2 ऐसे घुमा, थंब आउटवर्ड आ रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल, और बच्चों का समझ में आया तो इसको एक्सटेंड कर दीजिए, आपको दिख जाएगा ये परपेंडिकुलर बनेगा। L F2 बिल्कुल, तो प्लस F2 इंटू L, प्लस F2 इंटू L। बिल्कुल सर। अब F1 की बारी है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और F1 इस लाइन पे, बिल्कुल, तो L और F1 सर ये भी एंटी क्लॉक ही आ रहा है, तो प्लस F1 L। और बच्चों इस पूरी गली क्या हो गई 0। अब इसे मैग्नीट्यूड वाइज मैंने लिख दिया। बच्चों जो डायरेक्शंस थे उनको अपने प्लस माइनस के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर दिया। क्या बच्चों यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मैं वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल F3 निकालना है, तो इसको मैं उठा के राइट साइड ले आता हूँ। यहाँ से मैंने F2 प्लस F1 और L कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू F3L लिख दिया बच्चों। तो क्या यहां से मैं कह सकते हैं कि L से L कैंसिल आउट हो गया, तो F3 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, और यही आपका आंसर है। बिल्कुल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसमें लिखा है, ड्रॉ द कर्व फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट मास कैपिटल M वर्सेस डिस्टेंस ऑफ एक्सिस फ्रॉम इट्स सेंटर। बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग इमेजिन करें कि ये क्या दिया हुआ है। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, ये हमारे पास एक स्फीयर है और कुछ नहीं लिखा है, तो ये सॉलिड स्फीयर है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये सॉलिड स्फीयर का सेंटर हमने मान लिया, इसका मास कैपिटल M मान लिया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कर्व फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट मास कैपिटल M वर्सेस डिस्टेंस ऑफ एक्सिस फ्रॉम इट्स सेंटर। मतलब सेंटर से कोई एक्सिस है और उस एक्सिस की सेंटर से कोई ना कोई डिस्टेंस है, मान लेते हैं वो ये एक्सिस है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I डैश। आंसर दीजिए बच्चों, अगर इसकी डिस्टेंस में x कंसीडर कर लूं, कहां से, सेंटर से, तो मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बच्चों बताइए कौन सी थ्योरम हमें यहां लगानी चाहिए, पैरेलल एक्सिस। स्फीयर है 3D और दूसरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने लगाया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए बच्चों एक एक्सिस और खींचते हैं, और वो एक्सिस कहां से पास होना चाहिए, सेंटर से और गिवन के पैरेलल। ये हो गया ICM। बच्चों क्या इसकी वैल्यू 2/5 mr² फिक्स होती है, बिल्कुल सर, कांस्टेंट। बिल्कुल, तो अगर मुझे I डैश लिखना है तो I डैश इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, ICM प्लस MD²। ICM की वैल्यू बच्चों 2/5 mr², जो कि कांस्टेंट वैल्यू है 2/5 mr², प्लस बच्चों ये हो गया D की वैल्यू, दैट इज दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, जो कि कितनी है, x। बच्चों हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, किस किस के बीच में, I डैश और x के बीच में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और किसके साथ ग्राफ बनाना है, सेंटर से एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, x, इसके बीच में ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले बताओ क्या ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, बिल्कुल, इसको मैंने लिख दिया c, और I डैश पे मैं ले लेता हूं y एक्सिस। बच्चों x की जगह x ही है और m भी यहां पर एक कांस्टेंट है, तो इसको मैंने नाम दे दिया k। बच्चों ये अगर हम लोग नोटिस करें तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, y बराबर kx² प्लस c। देखकर बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला, और प्लस c है, मतलब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज पॉजिटिव। तो बच्चों अगर यहां पर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो ये हो गया x, ये हो गया हमारे पास I, और ग्राफ स्टार्ट करें तो यहां से वो ग्राफ होना चाहिए। अगर ये kx² होता तो कहां से स्टार्ट होता, ओरिजिन से, और हमको पता है जिसकी पावर कम होती है ग्राफ उसकी तरफ कर्व ले लेता है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ डिस्क रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, its angular velocity omega varies with time according to equation omega equals to at plus b। इसका मतलब यहाँ पर ओमेगा वेरिएबल है, टाइम डिपेंडेंट है। इनिशियली एट t equal to 0 its angular velocity is 1 radian per second and angular position is 2 radian, मतलब ये आपको थीटा दे रखा है। At the instant t equals to 2 second, angular velocity is 5 radian per second. Determine angular position theta and angular acceleration alpha when t equals to 4 सेकेंड। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, पर अगेन अपने मॉड्यूलर क्वेश्चन है जिसको आपको करना चाहिए, और अगर कोई परेशानी आई तो आप हमारा सोल्यूशन देखिएगा।
तो बच्चों यहाँ पर क्या क्या कंडीशन दे रखी है, उससे अपन क्या क्या गिवन डेटा निकाल सकते हैं। बच्चों मेरे को ए और बी की वैल्यू नहीं मालूम पूरे क्वेश्चन में, तो आपको ए और बी की वैल्यू यहाँ पर ढूंढनी पड़ेगी, उसी से आपके सारे पार्ट सॉल्व होंगे। तो बच्चों देखिए अपन कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, ओमेगा इक्वल्स टू AT प्लस बी मैंने यहाँ पर लिख दिया। बच्चों यहाँ पर एक टर्म दे रखी है, जब t 0 था तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी 1 थी, मतलब ओमेगा 1 है जब t कैसा है 0। तो पुटिंग द वैल्यू 1 इक्वल्स टू 0 प्लस b, क्या बच्चों यहाँ से b की वैल्यू 1 आ गई? बिल्कुल, एक टर्म अपने को मिल गई। बिल्कुल सर। नेक्स्ट है बच्चों एंगुलर पोजीशन इज 2 रेडियन, कब? जब t कैसा था 0। तो बच्चों एंगुलर पोजीशन अगर मुझे ओमेगा से निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो बच्चों यहाँ पर सेकंड स्टेप है थीटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt। अब बच्चों ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूं तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ AT प्लस b dt। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो आंसर आएगा AT स्क्वायर बाई 2 प्लस BT प्लस सम कांस्टेंट C आ गई, क्योंकि कोई लिमिट नहीं थी। एग्जैक्टली, इसका मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट और बढ़ गया। और थीटा, क्या बच्चों यहाँ पर t0 के लिए थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है। बिल्कुल, इसका मतलब अगर मैं इसी इक्वेशन में t0 पुट कर देता हूं तो थीटा मुझे 2 पुट करना है। तो थीटा मैंने 2 पुट करा, ये टर्म 0 t पुट करते ही C की वैल्यू 2 तो C की वैल्यू 2 आ गई। तो बच्चों a का कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। पर मुझे बेटा अभी भी मेरे को b की वैल्यू नहीं मिली। b नहीं, a की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू नहीं मिली। बिल्कुल। अब बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं, एट द इंस्टेंट t इक्वल्स टू 2 सेकंड एंगुलर वेलोसिटी इज 5 रेडियन पर सेकंड। अच्छा। क्या अब मैं यहाँ पर t की वैल्यू 2 रखूंगा तो ओमेगा क्या रखना है मुझे? 5। तो ध्यान दीजिएगा, थर्ड इक्वेशन की बात कर रहा हूं, वापस मैं लिख रहा हूं ओमेगा इक्वल्स टू AT प्लस b। नाउ पुटिंग द वैल्यू t is 2, ओमेगा is 5, ओमेगा 5, t as 2। क्यों ना बच्चों यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर 1 रख देते हैं सब। बिल्कुल सर, 1 रख दिया। तो बच्चों यहाँ पर 1 रख दिया, क्या 1 इधर जाएगा तो 5 माइनस 1 4 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू 2 आ गई सर। बिल्कुल सर, तो a की वैल्यू भी 2 आ गई। बच्चों मुझे a भी मिल गया, b भी मिल गया, c भी मिल गया। क्या पूछा? ध्यान दीजिएगा, डिटरमाइन एंगुलर पोजीशन थीटा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा व्हेन t इक्वल्स टू 4 सेकंड। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, थीटा की इक्वेशन अपने पास है, ठीक है, ओमेगा की इक्वेशन अपने पास है जो क्वेश्चन में दी थी। इनके अंदर अगर मैं a b c की वैल्यू पुट कर दूं तो ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन बन जाएगी। बिल्कुल, और बस टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे थीटा मिल जाएगा किसी भी इंस्टेंट पर। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे अल्फा मिल जाएगा। तो बच्चों इन दोनों चीज को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों मैं सबसे पहले ओमेगा की इक्वेशन लिख रहा हूं AT प्लस b, थीटा की इक्वेशन लिख रहा हूं AT स्क्वायर बाई 2 प्लस BT प्लस C। बच्चों a की वैल्यू आई थी अपने पास 2, b की वैल्यू आई थी 1 और c की वैल्यू आई थी 2। बच्चों ये तीनों वैल्यूज अपने पास आ चुकी थी। अब मैं बात कर रहा हूं इन तीनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट करता हूं तो बच्चों देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? अल्फा कैलकुलेट करना। बिल्कुल सर, अल्फा भी कैलकुलेट करना और थीटा भी कैलकुलेट करना है t इक्वल्स टू 4 पर। ओके, तो ओमेगा ये हो गया 2t प्लस 1। थीटा की इक्वेशन क्या बन गई बच्चों? यहां लिख देता हूं, थीटा बराबर बच्चों 2/2 1, इसका t स्क्वायर, b की वैल्यू 1 t, c की वैल्यू 2। बच्चों ये टर्म बन गए। अब अपने को जो पूछा गया है वही रख रहा हूं। अब जैसे अल्फा पूछा है t इक्वल्स टू 4 पे, क्या अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या बचेगा? ओनली 2। क्या यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट है ही नहीं, कांस्टेंट आ रहा है। बिल्कुल, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और एट एनी टाइम इंस्टेंट। तो आपसे पूछेंगे t इक्वल टू 4 पे अल्फा कितना है तो आप क्या बोलोगे? अल्फा 2 है। t इक्वल टू 3 पे कितना है तब भी अल्फा 2 ही है। तो बच्चों एक आंसर तो अपने पास ये आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है एट t इक्वल टू 4 सेकंड थीटा आपसे पूछा था, t की वैल्यू पूछो यहाँ पर 4 पुट कर दो तो थीटा कितना हो जाए चेक कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 16 प्लस 6 बिकॉज 4 प्लस 2 कर दिया मैंने 22 रेडियन। 22 रेडियन और यही आपके रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। Okay. Students, next question which we are going to discuss is a force capital F is equal to 2I cap minus 3K cap acts on a particle at vector R is equal to 0.5 J cap minus 2K cap. Find the torque acting on the particle relative to a point with coordinates 2, 0, -3. इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें टॉर्क निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं फोर्स की इक्वेशन लिखूं तो फोर्स की इक्वेशन मुझे लिखनी चाहिए 2I कैप कुछ नहीं है तो 0J कैप -3K कैप न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स की इक्वेशन। बिल्कुल सर। अब बच्चों हमें एक पॉइंट दिया है जहां पर ये फोर्स लग रहा है। मान लीजिए फोर्स लग रहा है कुछ F
और जिस पॉइंट पे लग रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स बच्चों अभी मैं आई जे के हटा के लिख रहा हूं, आई कोएफिशिएंट आई नहीं है हमारे पास तो 0, 0.5, -2 इस पॉइंट पर हमें ये फोर्स लगा के दिया है। पर एग्जैक्टली हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि ये भी एक पॉइंट कोई होगा जिसको हम लोग नाम दे देते हैं O, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दैट इज P। और यहां पर इसके कोऑर्डिनेट है 2, 0, -3। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट टॉर्क में सीखा था। तो हमें क्या सिखाया गया था कि सबसे पहले पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है वहां से फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक एक पोजीशन वेक्टर खींच दीजिए। अब वेक्टर आर हमको पहले से लिखा हुआ दिया है तो हम लोग इसको वेक्टर एक्स नाम दे देते हैं। तो बच्चों हमें यहां से यहां तक का ये वेक्टर एक्स कैलकुलेट करना है और उसके बाद फोर्स के साथ हमें डिटर्मिनेंट मेथड से कैलकुलेशन करनी है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। कौन सा वेक्टर है ये? ओपी वेक्टर, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है वेक्टर एक्स। बच्चों कैसे निकालते थे? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल है 0 माइनस एक्स इनिशियल, तो कितना बचेगा? -2, और ये हो जाएगा आई कैप। उसके बाद बच्चों हम लोग जे कैप के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल 0.5 माइनस 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 माइनस 0 यानी कि 0.5 जे कैप। ये हो गया हमारे पास दूसरा कोफिशिएंट। अब बात करते हैं के की। तो फाइनल माइनस इनिशियल बच्चों -2 माइनस माइनस इनिशियल +3, तो कितना बचेगा? +1, तो ये हो जाएगा +1 के कैप। और मीटर, तो हम लोग यहां पर इसको ओवरऑल मीटर लिख देते हैं, मतलब कि एक्स वेक्टर हमारे पास पूरा आ गया -2 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप प्लस 1 के कैप और मीटर। ये हो गया हमारे पास एक्स वेक्टर। तो बच्चों एक्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है। अब क्या करना चाहिए? डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सॉल्व कर देना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। इनकी वैल्यूज हम लोगों को एक एक करके लिखते हैं। 2, 0 और -3 ये हमारे पास फोर्स है। तो फोर्स की वैल्यू है 2, 0, -3 और रिस्पेक्टिवली यहां पर इनके आई कैप, जे कैप और के कैप। इसको और पास करके लिख देते हैं -3 के कैप। और दूसरा है हमारे पास वेक्टर एक्स वेक्टर, और इसकी वैल्यू भी बच्चों एक बार हम लोग नोटिस कर लेते हैं प्रीवियस स्लाइड में, -2, 0.5 और 1, -2, 0.5 और 1 याद रखिएगा। -2 आई कैप 0.5 प्लस के कैप यानी कि 1 के कैप। बिल्कुल, ये हमारे पास दोनों वेक्टर्स आ गए हैं। अब बच्चों टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क हमने क्या सीखा था? आर क्रॉस एफ। आर को हमने यहाँ पे एक्स से डिनोट किया है। और बच्चों डिटर्मिनेंट मेथड में इसको अगर हम लोग लिखें तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप। उसके बाद सबसे पहले x की वैल्यूज हम लोग लिखते हैं विद देयर i, j और k कोएफिशिएंट्स। तो ये हो गया -2, 0.5 और 1। इसके बाद बच्चों फोर्स के लिए लिखें तो 2, 0 और -3। अब बच्चों सबसे पहले i कैप के लिए, उसके बाद हम लोग किसके लिए सॉल्व करते हैं? -j। बिल्कुल, तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं i कैप। उसके बाद बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं किसके लिए? -j, और लास्ट में सॉल्व करते हैं किसके लिए? प्लस के। अब इनको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों आई कैप के लिए सॉल्व कीजिए। सर ने आपको सिखाया था इस तरह के क्वेश्चन को, सबसे पहले किसका किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 0.5 से -3 एंड 0 का 1 से, तो ये तो 0 हो जाएगा सर। -3 × 0.5 -1.5। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.5। अब हम लोग जे कैप के लिए सॉल्व करते हैं। सर एक बार बच्चों को बताएं। -2 × -3 दैट इज +6 minus times of 2 × 1 that is 6 - 2 -4 सॉरी +4 तो ये हो जाएगा 4। बिल्कुल सर के कैप के लिए बिल्कुल -2 × 0 0 2 × 0.5 1 तो 0 - 1 -1। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1। बच्चों अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है। हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया -1.5 i, ये कितना हो जाएगा? -4j, और ये हो जाएगा -k कैप। एंड द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। बिल्कुल सर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रोड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय 2 पैरेलल नाइफ एजेस A and B and is in equilibrium in a horizontal position. The knives are at a distance d from each other. The center of mass of the rod is at a distance x from A. Find the normal reaction on A. बच्चों इसका डायग्राम कैसा होगा बहुत ढंग से समझिएगा। बच्चों इन क्वेश्चंस के अंदर आपको ये कहीं नहीं मेंशन है कि नाइव्स जो है वो कहाँ रखी हुई है। बच्चों मैंने अपने मन से नाइव्स, एक नाइव यहाँ मान ली A और दूसरी नाइव B मैंने यहाँ मान ली। ठीक है।
अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब ये नाइफ्स यहाँ रखी हुई है, बोला इक्विलिब्रियम में, तो 100% यहाँ पर क्या हो रहा होगा? क्या यहाँ पर कोई कांटेक्ट है तो कांटेक्ट फोर्स आएगा बच्चों, नॉर्मल N1 बोल देते हैं सर। N1। यहाँ पे एक और कांटेक्ट फोर्स आएगा N2। बच्चों किससे बैलेंस हुआ? W से। इसका मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस पे वेट लग गया होगा W। अब बच्चों एक डेटा और दे रखा है आपको कि जो सेंटर ऑफ मास है रॉड का इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम A। तो इसका मतलब मेरे पास यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? A। तो मैं कह सकता हूं यहां पर ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है? x। A से यहां तक का, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है आपको स्मॉल d, जो आपको यहां मेंशन कर रखा है d फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब बच्चों ये कितना हो गया? d माइनस x। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये पूरा इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेटरी इक्विलिब्रियम में। बच्चों ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में आप क्या देख सकते हो? क्या दोनों वर्टिकल फोर्स अपवर्ड वाले डाउनवर्ड फोर्स से बैलेंस्ड है। इसका मतलब सर एक इक्वेशन बन जाएगी अपने पास, N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू W। बच्चों दूसरी इक्वेशन की बात करूं, क्या दूसरी इक्वेशन में ये यहाँ पर टॉक भी जीरो है किसी पॉइंट के अबाउट। अब बच्चों किसी पॉइंट के अबाउट आप टॉक निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं टॉक निकालता हूं इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो क्या इस N1 का जो टॉक आएगा उसके कारण जो रोटेशन है वो कैसा है? क्लॉकवाइज। N2 को जाएगा कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसका क्लॉकवाइज टॉक इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉक। जैसे हमने लिखा माइनस N1x प्लस N2 d माइनस x इक्वल टू 0। तो क्या बच्चों यहां से इस n वाले टर्म्स को राइट साइड ले आते हैं, तो क्या होगा बच्चों? N2 इंटू d माइनस एक्स इज इक्वल टू N1x। पर बच्चों अपने से क्वेश्चन पूछा क्या है? नॉर्मल रिएक्शन एंड O, मतलब आपसे N1 की वैल्यू पूछी। A पर पूछिए। बिल्कुल सर, A पर जो N1 की वैल्यू है पूछी गई है। तो बच्चों क्यों ना यहां से जो N2 की वैल्यू उठा के यहां रख देते और सारी टर्म्स अपने आप N1 के फॉर्म में हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। इस फर्स्ट इक्वेशन में लिख रहा हूं N1, बच्चों N2 की वैल्यू यहां से रख रहा हूं, दैट इज N1x अपॉन d माइनस x इज इक्वल टू W। बच्चों के यहां से N1 कॉमन ले लेते हैं, अंतर बच जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन डी माइनस एक्स इक्वल्स टू W। बच्चों एलसीएम ले लेते हैं। क्या d माइनस एक्स का एलसीएम लेंगे तो N1 d माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन d माइनस एक्स इक्वल्स टू W। क्या बच्चों यहां से माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया? तो बच्चों अगर मैं इस d माइनस एक्स को नीचे वाले को W से मल्टीप्लाई कर दूं और d को नीचे ले जाऊं तो अपने पास n की वैल्यू आ गई W इंटू d माइनस एक्स अपॉन d। और यही इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है।